इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। चार्ज किसी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि अगर कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी एक बॉडी है, तो उसके पास मास होता है, यानी उसका एक प्रॉपर्टी है कि उसके पास मास होगा। उसी तरीके से किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है कि उसके पास चार्ज होगा। अब मास में और चार्ज में बहुत फर्क है बच्चों, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। अब ये डिफरेंसेस क्या है, तो जब हम चार्ज को सीखते हैं, जब हम चार्ज के बारे में जान जाएंगे, तो आप आराम से उसे क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मास और चार्ज के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो आइए सीखते हैं कि चार्ज क्या है। बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई भी बॉडी अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सके, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रहने पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, वो प्रॉपर्टी बॉडी का चार्ज कहलाता है। काफी सिंपल है। मतलब charge is the property of a body due to which it can create electric और मैग्नेटिक इफेक्ट सराउंडिंग itself and can experience electric or magnetic force। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट मीन्स कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सिंस कि अभी हम लोग फील्ड के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए बच्चों अभी उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो देखिए यहां पे ये है कि चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, बॉडी का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कि वो अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। अगर किसी बॉडी को रखते हैं, वो अगर अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट कर सकता है, तो अपने किस प्रॉपर्टी के कारण, चार्ज के कारण। और वहीं पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसी बॉडी को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट वाले रीजन में डालें, तो अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो ड्यू टू उसके पास चार्ज है, इसीलिए। इज इट क्लियर टू यू? वेरी सिंपल कि चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच it can create electric or magnetic effect surrounding itself and can experience electric or magnetic force। alright, ये या तो एक्सपीरियंस कर सकता है या तो क्रिएट कर सकता है। alright, तो ये हो गया चार्ज। अब चार्ज के बारे में हम ये बात कर सकते हैं बच्चों कि ये जो चार्ज है इसका यूनिट क्या है सर। यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट है इसका कूलम। कूलम, और इस कूलम को हम लोग C से लिखते हैं। ये कूलम इसका कौन सा यूनिट है, ये इसका बच्चों SI यूनिट है। और अगर CGS यूनिट की बात करें तो आप लोगों ने पहले ही जाना होगा क्लास 11th में, जब आपका पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड
एंड यूनिट एंड डायमेंशन, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि यूनिट जो होता है वो दो तरह का, सीजीएस और एसआई, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इन जनरल हम लोग इन दोनों यूनिट को लेते हैं, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। ऑलराइट, तो इसमें जो है सीजीएस यूनिट जो है हम लोगों का, इसे हम लोग बोलते हैं चार्ज का ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और 3 into 10 to the power 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज इक्वल टू 1 कूलम। ये रिलेशन होता है इसके सीजीएस और एसआई यूनिट के बीच। चार्ज को हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंट जो करते हैं बच्चों, वो कैपिटल क्यू से करते हैं। यानी अगर हम लोग यहां पर ये देखें कि चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू इसका क्या है? इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल बेसिक बात को आज हम लोग कर रहे हैं इस लेक्चर में, ताकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका चार्ज है। मैंने कहा ना कि चार्ज जो है इसी के चारों तरफ ये चैप्टर तो रहेगा ही, और इसी चार्ज का इस्तेमाल आगे भी है। इसलिए चार्ज के बारे में जानना बच्चों हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सारी बेसिक बातों को हम लोग यहां पर सीखते हैं। बच्चों इसका जो डायमेंशन है चार्ज का, वो होगा I इंटू टी के बराबर। अगर हम लोग यहां पर देखें, आप लोगों ने क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या आप लोगों को ये कुछ याद है? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। करंट में आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? क्वांटिटी यानी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यही तो करंट था आप लोगों का, याद कीजिए क्लास 10th में। तो आपने यहां से इस रिजल्ट को फाइंड आउट किया कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी, I इंटू टी, ठीक है। I हमारा करंट है और T हमारा क्या है बच्चों? यहां पर टाइम। ऑलराइट, अब यहां पे देखिए आप डायमेंशन को इस तरीके से, यहां पे टाइम को T से और करंट को I से। इन जनरल चार्ज में आप ऐसा देखेंगे कि बहुत सारे बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ होता है, और कुछ बुक्स में आप इसे ऐसे भी लिखा हुआ देखेंगे कि I के जगह पर A है और टाइम के जगह पर ऐसे T है। A मतलब क्या होता है बच्चों? एम्पियर। ऑलराइट, तो ये हम लोगों का ऐसे भी डायमेंशन लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बातें नहीं होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज, यानी ये बेसिक है चार्ज के बारे में कि क्या होता है चार्ज, उसके यूनिट क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसका क्या है, उसके डायमेंशन क्या होते हैं। अब आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज चार्ज के बारे में सीखें कि चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ऑलराइट, तो अब हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो चार्ज के साथ एसोसिएटेड है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो इसका ये कि चार्ज जो है बच्चों ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सही बात है। आप लोगों ने जब ये पढ़ रखा है कि I अपॉन टी, और थोड़ा बहुत 10th में जाने होंगे कि करंट हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और 11th में भी आप ये चीज को सीखे होंगे कि जब स्केलर और वेक्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे एग्जांपल में भी बोला गया होगा कि करंट हमारा क्या है, स्केलर है। हालांकि करंट हमारा एक टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन हमारे सिलेबस में स्केलर और वेक्टर ही है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ओके, और टाइम भी हमारा स्केलर है, तो स्केलर अपॉन स्केलर क्या होना चाहिए बच्चों? स्केलर ही होना चाहिए, इसलिए चार्ज हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फेयर इनफ। चलिए, तो अब हम लोग यहां पे आगे देखते हैं। चार्ज हम लोगों का क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, इसके यूनिट, इसके डायमेंशन, सारी चीजों के बारे में पढ़े। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि चार्ज हमारा स्केलर है, मतलब इसके पास डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये
अब दूसरा चीज जो यहां पर है बच्चों वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि चार्ज हमारा स्केलर होते हुए भी, यानी इसके पास डायरेक्शन तो नहीं है लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ओके, मतलब द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। Though it is a scalar quantity, but it can be of two types, positive as well as negative. The example of positive charge is proton as well as alpha particles, और भी बहुत सारे हैं बच्चे, ठीक है, जो कि हमारे पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल है। और नेगेटिव चार्ज के एग्जाम्पल काफी फेमस है, आप लोग तो जानते ही होंगे, इसका नाम तो कई बार आप लोगों के जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये नाम आपको सुनने को मिलता है कई बार। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसके पास जो चार्ज है वो चार्ज बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसका प्लस का साइन यहां पर, यानी हम लोग लिख सकते हैं Q ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हाउ मच, ये। और अल्फा पार्टिकल के पास जो चार्ज है बच्चों, ये चार्ज हमारा कितने के बराबर होगा, Q ऑफ, देखो अल्फा पार्टिकल को हम लोग बोलते क्या है, एक्चुअल में ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है सर, तो अल्फा पार्टिकल इज He2+, He2+ को बोलते हैं। अच्छा बताओ, He मतलब हीलियम, 2+ मतलब इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज कब आता है बच्चों, जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। यानी हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और दोनों ही बाहर निकल गए। तो अब हीलियम के पास क्या बच गए, 2 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के पास चार्ज इतना, तो 2 प्रोटॉन के पास चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। इसे लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये हो गया अल्फा पार्टिकल का क्या, चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के अगर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज -1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। जितना प्रोटॉन के पास चार्ज होता है बच्चों, उतना ही इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। तभी तो किसी भी अगर एटम को देखें तो वो शुरुआत में क्या होता है, न्यूट्रल, उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, मतलब उसके चार्ज भी सेम होते हैं। लेकिन आपने जो है ये इसके इलेक्ट्रॉन के क्या है बच्चों, चार्ज है इलेक्ट्रॉन के। आपने इसके केमिस्ट्री में मास भी पढ़ रखा होगा कि इसका जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी पढ़ा होगा। कितना होता है बच्चों मास होता है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kg, ये होता है। तो इस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज, प्रोटॉन के पास भी उतना ही चार्ज, लेकिन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये हम लोगों ने देखा यहां से कि चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और साथ ही साथ ये दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास इतने चार्ज होते हैं, प्रोटॉन के पास इतने चार्ज होते हैं, अल्फा पार्टिकल के पास इतने चार्ज होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को जनरली ये रखना है याद कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आप लोग पहले से भी आपको मालूम होगा, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए और हम लोग अब अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे प्रॉपर्टी का, और तीसरा प्रॉपर्टी हम लोगों को क्या बतलाता है उसके बारे में अब हम लोग सीखते हैं। चलिए देखते हैं। यहां पे तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप ऐसा बोलते हैं कि नेगेटिवली चार्ज, अगर कोई एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब यह है कि उसके पास एक्सेस ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन्स का अधिकता है उसके पास, ठीक है, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो। और अगर कोई बॉडी को हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां पे आप हमको बोलेंगे कि सर अगर कोई एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो आपने यहां पर बोला कि ये इसके पास आइदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा या फिर अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। पॉजिटिवली चार्ज है तो आइदर इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अधिक है। सर क्या ऐसा नहीं बोल सकते हैं? हम लोग यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बोलते हैं, क्या हम लोग प्रोटॉन्स के टर्म में नहीं बोल सकते हैं सर कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज है तो उसके पास प्रोटॉन्स की कमी है, या फिर अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके पास प्रोटॉन्स का एबंडेंस है? क्या ऐसा बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता एक्चुअल में क्या है कि अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज होने के पीछे का जो वजह है बच्चों, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही किसी बॉडी से बाहर जाता है या किसी बॉडी में अंदर आता है। प्रोटॉन्स बॉडी को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते हैं। क्लास 9th में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा या क्लास 11th में भी आप लोगों ने इन बातों को पढ़ा होगा जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बाउंड होते हैं, तो प्रोटॉन्स का निकलना संभव नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके ऑर्बिट में चक्कर काट रहे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के दूर होते हैं उसके और न्यूक्लियस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर भी जा सकता है आराम से, अगर उसको हम लोग, उस एटम को अगर हम थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड कर दे तो। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है बच्चों या किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने की वजह से हम लोग यहां पे नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज होने के किसी बॉडी के पीछे का जो कारण है हम लोग इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का कमी या इलेक्ट्रॉन्स का अधिकता होने के ही वजह से वो बॉडी हमारा क्या है, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज होता है। सपोज दैट यहां पे हम ये अगर बोले, हमने एक एटम लिया सोडियम, आप बताइए सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, यस और नो? तो सोडियम के पास इनिशियली सोडियम हमारा क्या है? इनिशियली जो है सोडियम हमारा न्यूट्रल है। इसके पास अगर हम बोले तो 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमने कुछ बाहर से इसे जब एनर्जी प्रोवाइड कराया बच्चों तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के इसके वैलेंस ऑर्बिट से बाहर निकल गए। सपोज एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ठीक है, और इसके वैलेंस ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, यानी इट लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली अब जो है यही सोडियम हमारा क्या हुआ, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हम लोग बोल रहे हैं, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो आप यहां से देख सकते हैं बच्चों कि सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज क्या होने से आया,
इलेक्ट्रॉन के जाने से, यानी कि अब जो है सोडियम के पास 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 नंबर के हैं। मतलब प्रोटॉन में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज एटम या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना। और यहीं पे अगर हम एक और एग्जांपल ऐसा ले लें बच्चों, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा ऐसा, कि अगर क्लोरीन जो कि 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन इनिशियली जो न्यूट्रल होता है, अगर यहां पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इसमें इंसर्ट कर दें इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आपको पता है कि जब हम लोग इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देता है और यहां पे क्या होता है, सोडियम इसको डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। तो सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहर से आया, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, -1 का चार्ज, यानी अब ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, क्लोरीन के पास अब जो है क्या है, अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गए और प्रोटॉन में तो कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं, इसलिए यहां पे हम कह सकते हैं नेगेटिवली चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना। सो नेगेटिवली चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात करते हैं कि कोई भी अगर पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है तो उसके पीछे हमारा इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। इज दैट क्लियर टू यू? काफी आराम से समझ में आ गया होगा सारी बातें, तो जल्दी से नोट कीजिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 हम लोगों का ये बताता है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज जो है हम लोगों का क्वांटाइज्ड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। मतलब चार्ज जो है बच्चों वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होता है। मतलब इसका क्या है, जैसे सपोज दैट आपको अगर मैंने कुछ रुपया दिया, तो सपोज कितना भी रुपया क्यों ना दिया, चाहे 11 रुपीज दिए या 10 रुपीज दिए या 9 रुपीज दिए या फिर 1 रुपी दिए, 2 रुपीज दिए, आपको पता है कि अब 50 पैसे चलते नहीं है, तो मैं आपको जितना भी रुपया दूंगा वो आपको 1 रुपी के मल्टीपल में ही दूंगा। तो करेंसी जो है वो अवेलेबल है किसी फिक्स्ड अमाउंट में, किसी फिक्स्ड नंबर के मल्टीपल्स में अवेलेबल है। मतलब कि या तो 1 दे सकते हैं, या तो 2 दे सकते हैं, या तो 3 दे सकते हैं। ये सॉल्व ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि सपोज मान के चलिए कि अगर यहां पर एक ऐसा लैडर के शेप का बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, और हमने कहा कि एक बॉल को ऐसे यहां से हमने प्रोजेक्ट किया जो कि इस लैडर पे जाकर के गिरा। किसी भी लैडर पे जाकर के ये गिर सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्लास 11th में आपने ऐसा केस देखा होगा, स्टेडियम वाला एग्जांपल। तो यहां से आप देख सकते हैं कि बॉल को अगर इधर से फेंका तो किसी भी लैडर पे जा सकता है, किसी भी हमारा यहां पे स्टेप्स पे पहुंच सकता है। या तो बॉल यहां पहुंचेगा, या तो यहां पहुंचेगा, या तो यहां पहुंचेगा, या तो यहां पहुंचेगा, किसी भी जगह पर हो सकता है। यानी कि यहां पे भी वो कहीं भी हो सकता है। अब हमने कह दिया कि ये जो है हम लोगों का, ये हम लोगों का है 1 सेंटीमीटर, और ये भी है 1 सेंटीमीटर, 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 और ये भी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे, ये भी है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर हाइट भी है और 1 सेंटीमीटर इसका हमारा क्या है, इस तरह से विड्थ भी है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है, और इस तरह से इसका हाइट भी हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो अब आपसे पूछा जाए कि बॉल कहां पे होगा, तो आप हमको बोलेंगे कि सर बॉल कहीं भी हो सकता है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं भी हो सकता है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि बॉल जहां भी होगा या तो वो 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होगा, या तो वो 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होगा, या तो वो 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होगा, या तो वो 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होगा।
मतलब यहां पे हमारा जो बॉल है वो n इंटू 1 की हाइट पर होगा, जहां पे कि n हमारा कोई भी एक क्या है, इंटीजर है। n हम लोगों का क्या है, इंटीजर है। और कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। या तो 1 होगा, 1 रखेंगे तो पहला स्टेप पर होगा, 2 रखेंगे तो दूसरे हमारे इस स्टेप पर होगा, तीसरे स्टेप पर होगा, 3 रखेंगे तो, 4 रखेंगे तो चौथे स्टेप पर होगा, एंड सो ऑन। आगे भी अगर यहां पर सीढ़ियां हैं तो यहां पे n का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। मतलब कि वो हमारा कभी भी 2.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर नहीं हो सकता, वो कभी भी हमारा 2.7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर नहीं हो सकता, वो कभी भी हमारा 3.4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर नहीं हो सकता। मतलब जब भी होगा वो 1 के मल्टीपल में ही होगा। मतलब या तो 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, इन जगहों पर वो हो सकता है, या तो 3 पर हो सकता है, या तो 4 पर हो सकता है, लेकिन 3 और 4 के किसी बीच वाले कोई डेसिमल वाले वैल्यू पर नहीं होगा। उसी तरीके से बच्चों ये जो चार्ज है ना, चार्ज भी हमारा अवेलेबल होता है किसी फिक्स अमाउंट। यानी हम किसी एक बॉडी से अगर दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो मतलब क्या चीज है, हमारा ट्रांसफर करने का क्या चीज, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या ट्रांसफर होता है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन। अब आप कितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में दे सकते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना 2.5 इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हुए, या 3.7 इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हुए? नेवर। आपने ऐसा ना तो कभी सुना है ना तो कभी पढ़ा है। जब भी होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं बच्चों ठीक इसी तरीके से कि चार्ज हम लोगों का क्वांटाइज्ड है, यानी चार्ज जो है हम लोगों का क्वांटाइज्ड है। मतलब हुआ दैट इज an integral multiple of E, जहां पे कि E हमारा क्या है, E इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो सकता है बच्चों, Ne। ठीक है, यहां पे हम लोगों का ये है n, और n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, हमारा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो बच्चों यहां पर E का वैल्यू कितना होगा, E का वैल्यू जो है E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उतना यहां पर चार्ज हमारा आता जाएगा। सो बच्चों हम लोग यहां पे ये कहते हैं कि जो चार्ज है हमारा क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड है, ये कभी हमारा ये नहीं हो सकता कि E/2 या E/3, हमेशा n का वैल्यू क्या होगा, कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या तो 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। इसीलिए नेट चार्ज जो है वो हमारा हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। ऑलराइट, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जल्दी से आप लोग नोट डाउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लोगों का क्या है बच्चों, इसमें बहुत आसान है, जो कि आप पहले से भी जानते हुए आए हैं कि जो हमारा लाइक चार्जेस होता है बच्चों, लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक charge will attract each other। ठीक है, मतलब यहां पे ये है बच्चों कि अगर हम लोगों ने यहां पॉजिटिव चार्ज रखा और यहां पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये दोनों सेम है, लाइक है, इसलिए ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। ऑलराइट, इन दोनों को किसी एक सेपरेशन R पे, कोई भी सेपरेशन पे हम लोग अगर प्लेस किए हुए हैं तो इन दोनों के बीच में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि रिपल्सन हो रहा है। अगर हमने यहां पर नेगेटिव चार्ज रखा और नेगेटिव चार्ज रखा तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा और एक नेगेटिव चार्ज रखा
तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। सो वी कैन से कि लाइक चार्जेस जो होते हैं बच्चों वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 पे चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर प्रॉपर्टी नंबर 6 को देखते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 हम लोगों का क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6 हम लोगों को यह बतलाता है बच्चों कि नेट चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी पे वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन neither be created nor be destroyed. That is, चार्ज कौन सा? नेट चार्ज। नेट चार्ज is always conserved, is always conserved. किसी भी बॉडी के ऊपर हमारा जो नेट चार्ज है बच्चों वो हमेशा कंजर्व होता है। जैसे आप ऐसा देखेंगे कि अगर हम इन दोनों हाथ को देखें, हमारा क्या है, ये अभी न्यूट्रल है। इसको जैसे ही रब करते हैं बच्चों तो ये गर्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर एक ग्लास रॉड और सिल्क को भी रब करते हैं बच्चों तो वहां भी हम देखते हैं कि फ्रिक्शन के वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफरेंस होता है। लेकिन जितने चार्ज ग्लास रॉड पे आता है उतना ही चार्ज हमारा सिल्क के ऊपर आता है, ऑपोजिट टू ईच अदर। एक के ऊपर प्लस आया तो दूसरे के ऊपर माइनस आता है। फिर उस वक्त भी हमारा जो नेट चार्ज है बच्चों वो 0 के बराबर। अगर हम कोई एक ग्लास ऑफ वाटर ले और उसमें अगर हम लोग नमक को मिलाते हैं, टेबल सॉल्ट को मिलाते हैं, तो क्या देखते हैं कि टेबल सॉल्ट जो कि NaCl है वो ब्रेक कर जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस वहां पर होता है Na+ में और Cl- में। तो आप कहेंगे कि सर देखिए वाटर में अभी तो सर वो न्यूट्रल था और हमारा जो NaCl था वो भी न्यूट्रल था, लेकिन पानी में डालते ही चार्ज तो वहां पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज सब कुछ आ गया। लेकिन जितने प्लस चार्ज वहां पर क्रिएट हुए उतने ही माइनस चार्ज क्रिएट हुए, इसलिए नेट चार्ज उस समय भी बच्चों कितना है, 0 के बराबर। इसलिए ये कह सकते हैं कि नेट चार्ज हमेशा जो रहता है वो हम लोगों का कंजर्व होता है। ऑलराइट, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ऑलराइट, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर स्विच करते हैं। अब देखेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है हम लोगों का अब प्रॉपर्टी नंबर 7 की चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि चार्ज जो है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज का अमाउंट घटेगा या बढ़ेगा नहीं अगर वेलोसिटी में कोई चेंजिंग आई तो, ठीक है। वेलोसिटी के बदलने से चार्ज में कोई बदलाव नहीं आएगा बच्चों। ऑलराइट, ठीक है, तो ये बात हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो इतने चीजों को आप लोग पढ़े हैं, अब इन सारे प्रॉपर्टी को आप मास के प्रॉपर्टी से कंपैरिजन करें। तो ऐसा कभी कभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप बताइए कि मास और चार्ज के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो जितने प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिस्कस करे हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज में आपको मास और चार्ज के बीच में कुछ आपके सिमिलैरिटीज भी मिलेंगे लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगे। तो आप यहां पे अपना एक कॉलम बना सकते हैं मास का और चार्ज का, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है कि सर मास में और चार्ज में क्या है, तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। बट दिस इज वेरी बेसिक थिंग। तो बच्चों अब हम लोग चार्ज के आगे के चीजों के बारे में पढ़ते हैं। क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो ये है कि अगर कोई चार्ज, सपोज दैट दिस इज अ चार्ज, ये चार्ज अगर रेस्ट में है, कैसा है बच्चों, रेस्ट में है, यानी V = 0,
ये हम लोगों का अगर रेस्ट में है तो ये अपने चारों तरफ, ये अपने सराउंडिंग में क्या कर सकता है, केवल और केवल, यानी कि यहां पे जो इसके प्रॉपर्टीज होंगे बच्चों, इस वक्त अभी ये कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली, केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ओनली कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसीलिए मैं यहां पे फील्ड नहीं लिख रहा हूं, बल्कि कुछ समय के बाद जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ लेंगे तो ये सब सारी बातें हम लोग वहां पे आराम से, ये सब हम लोगों को बहुत आसान लगने लग जाएगा फिर, ठीक है। अभी बेसिक से हम लोग चार्ज के बारे में आज के इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं, इसीलिए बहुत बेसिक बात मैं बता रहा हूं आपको। तो आप देखिए, चार्ज अगर रेस्ट में है, अगर आपको बोला जाए चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो क्या क्या कर सकता है, तो सीधा कहेंगे वो केवल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जनरेट कर सकता है, और वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। अगर कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट है और उस बीच में कोई रेस्ट चार्ज को आप रख देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई एक चार्ज है उसको रेस्ट में रखते हैं तो बगल में कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा, केवल और केवल क्या आएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब अगर यही चार्ज, if the same charge has given some velocity, अगर इसको कुछ वेलोसिटी दे दिया गया, और वेलोसिटी क्या है, कैसा बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अब जो है ये चार्ज क्या कर सकता है, ये चार्ज कैन क्रिएट electric as well as magnetic effect and can experience both electric and magnetic फोर्स। तो इस चीज के बारे में आप लोग क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए होंगे कि आपने पढ़ा था वहां पे ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट, जब एक वायर के थ्रू करंट पास कर रहा था तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, यानी कि जब वो वायर के थ्रू करंट पास करेगा तो क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा, तो वो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि अगर चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया जाए, अगर चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो चार्ज अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करेगा। और अगर किसी मूविंग चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो भी फोर्स लगेगा, और किसी मूविंग चार्ज को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो भी फोर्स लगेगा, बशर्ते उसका जो मूवमेंट होना चाहिए वो हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ये बात काफी अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब बच्चों यहीं पे तीसरा केस ये आता है कि अगर इसी चार्ज को, इफ द सेम चार्ज इज एक्सेलरेटेड, अगर इसे हम लोग एक्सेलरेट करा देते हैं, क्या करा देते हैं बच्चों, एक्सेलरेट करा देते हैं, यानी कि v जो है हमारा क्या है बच्चों, वेरिएबल है, v हमारा वेरिएबल है। तो इस केस में बच्चों क्या होगा कि ये कैन क्रिएट बोथ इलेक्ट्रिक as well as magnetic effect and also
and also produce रेडिएशन। ये क्या होता है कि अगर किसी चार्ज को हम एक्सेलरेट करा देते हैं बच्चों, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड देन इट प्रोड्यूसेस रेडिएशन, और इसी रेडिएशन को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका एग्जाम्पल लाइट होता है, एक्सरे होता है, गामा रेज होता है, यूवी रेज होता है, और इंफ्रारेड रेज होता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। ये सारे जो एग्जाम्पल है बच्चों, ये किससे प्रोड्यूस होते हैं? जब हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे चैप्टर है उसमें भी चार्ज का ही इस्तेमाल आने वाला है। यानी कि चार्ज हमारे लिए पूरे क्लास 12th के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारा अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ क्या होगा बच्चों? रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और वो साथ ही साथ सारे फोर्सेस को भी एक्सपीरियंस करेगा। और इस तरह के रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका एक चैप्टर ही है, जिससे कि हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में, बट इस बार उस चैप्टर को हटा दिया गया है, सिलेबस में नहीं है, बट उससे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जेई वगैरह में। इसलिए बच्चों उसको मैं पढ़ाऊंगा जरूर जब आपका ये फर्स्ट बुक यानी कि मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब। ओके, तो उसके लिए हम लोग जो है यहां पे ये समझें अभी कि चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर वही चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो हम लोगों का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट करेगा और दोनों फोर्स को भी एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर वही चार्ज को एक्सेलरेट करा दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी वो जनरेट करेगा। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब हमारा ये बात आता है कि सर किसी बॉडी को चार्ज करते कैसे हैं, फिजिकली उसको चार्ज करते कैसे हैं? अगर हम बोले कि कोई बॉडी को चार्ज करना है तो व्हाट आर द प्रोसेसेस? तो अब हम लोग प्रोसेस के बारे में आगे यानी अगले लेक्चर में हम लोग